दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपसे राजस्थान प्लेन और पंजाब प्लेन की बात की थी। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान का जो तीसरा जो भाग है, जो इस मैदान का सबसे बड़ा भूभाग है, जिसे हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं या गंगा मैदान के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पंजाब मैदान की बाउंड्री यहाँ से पूरा लेके ये पूरी पीली सी बाउंड्री जो है वो ये पूरी की पूरी गंगा मैदान की बाउंड्री कहलाती है। तो ये विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक मैदान है, जहां भारत की सघनतम आबादी पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें इस गंगा मैदान की, तो आप देखें लिखा हुआ दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान का सबसे बड़ा भूभाग है, जिसका विस्तार दिल्ली से लेके कोलकाता तक है। यानी पंजाब के बाद उधर दिल्ली जैसे शुरू होता है, पंजाब मैदान के बाद से ही ये असम के मैदान यानी ब्रह्मपुत्र के मैदान तक इसका पूरा विस्तार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 3,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका जो निर्माण हुआ है विशेष रूप से जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, यानी कांप जो निक्षेप हैं, कांप मैदान इसे कहा जाता है, कांप मिट्टी वाला मैदान है। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो उत्तर की तरफ से यानी लेफ्ट साइड से जो हिमालय पर्वत की तरफ से आ रही वो, और दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से जो नदियां आ रही हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन वगैरह, और उधर जो है वो घाघरा और गंडक और गोमती और कोसी, तमाम सारी नदियां। तो दोनों तरफ से जो नदियां आ रही हैं गंगा के सहायक नदियां, उत्तर की तरफ से भी और दक्षिण की तरफ से, उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ है। तो ये वो नदियां हैं जिनमें निरंतर बाढ़ भी आती रहती है बारिश के दिनों में, इसलिए यहाँ कांप का जमाव यानी नए अवसादों का जमाव होता है, जिसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जिसे हम खादर कहते हैं। इसका फर्दर डिवीजन हम बात करेंगे। नए बार बार बाढ़ आने की वजह से नए एलुवियम यहाँ जो है वो निक्षेपित होने की वजह से इसकी उर्वरता मेंटेन रहती है और इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी ज़्यादा है इस मैदानी भाग की। इसका अगर हम सामान्य ढाल की बात करें, तो ये इसका सामान्य ढाल जो है वो जैसे हिमालय के बाद शुरू होती है, ये वैसे ही ये ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इसका है, यानी पश्चिम से पूरब और दक्षिण पूरब की तरफ इसका ढाल है। इसीलिए जितनी भी नदियां इस मैदान में प्रवाहित होती हैं वो अंततः आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जब निचले भाग जो नदियां जाहिर है जब पर्वतों से आती हैं और इन मैदानी भागों में उत्तर की तरफ प्रवेश करती हैं, तो उस वक्त उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है, क्योंकि ढाल बहुत तीव्र होता है। लेकिन जब ये पूर्वी भागों में पहुँचती हैं, यहाँ मैदान बिल्कुल समतल हो जाता है, तो वहाँ ये यानी लोअर सेक्शन यानी निचले भागों में जब ये नदियाँ पहुँचती हैं, तब क्या होता है कि वहाँ अपर्दन की तुलना में निक्षेपण ज़्यादा किया जाता है नदियों का, और वो नदियों का पानी पूरा फैल जाता है। जब हम देखते हैं उच्च भागों में नदियाँ सकरे घाटियों से प्रवाहित होती हैं और मैदानी भागों में जब पहुँचती हैं, खासतौर से पूर्वी क्षेत्रों में, तो उनका जल पूरा फैल जाता है, और फैलने की वजह से निक्षेपण होता है। वहाँ जो अपने साथ लाए हुए अवसाद होती हैं वो नदियाँ उसको निक्षेपित करती हैं, जिसकी वजह से विस्तृत मैदानों का निर्माण होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं भी विकसित होती हैं, जिसको हम लेवीज कहते हैं। लेवीज का मतलब यह है कि जो नदियाँ हैं उनके किनारे जो डिपोजिशन हो, छोटे छोटे टीले टाइप का हम जो कह सकते हैं, वो इसको हम पंख कहते हैं। ठीक है, वो पंख टाइप का नदियों के किनारे डिपोजिशन हो जाता है, ब्लफ्स हो जाते हैं छोटे छोटे। और उसके बाद ऑक्सबो लेक, ये बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है, जिसको हम खुर झील कहते हैं। तो आप भारत में गंगा मैदानी भागों में जब निचले हिस्सों में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे चूँकि नदियों का जो सिस्टम है वहाँ मिएंडर बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विसर्ग। विसर्गों का जब निर्माण होता है, तो कई विसर्ग जो है वो खुर झील में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बड़ी विशेष संरचना है जो गंगा मैदान के निचले भागों में पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ मार्शेस। मार्शेस का मतलब दलदल, यानी दलदल भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ काफ़ी दिनों तक जमा रहता है। तो जहाँ भी पानी काफ़ी दिनों तक जमा रहेगा बाढ़ की वजह से, वहाँ दलदल टाइप का निर्माण हो जाता है। ये खासियत है दलदल की, खादर लैंड की भी, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो वहाँ दलदल प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ रेवाइंस भी बन जाती हैं।
रेवाइंस का मतलब होता है बीहड़, जिसको हम कह सकते हैं। उन बीहड़ों का, जैसे चंबल का बीहड़ है, हम देखते हैं तो जो नदियाँ दक्षिण की तरफ से जाके उसमें मिलती हैं गंगा की, तो लगभग ये सारी नदियाँ बीहड़ों का निर्माण करती हैं, क्योंकि मिट्टी में प्रवाहित होती हैं और गहराई में उनका कटाव करके ये सारी संरचनाएं, ये सारी स्थलाकृतियाँ गंगा के मैदानी भागों की विशेष प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। एक बहुत बड़ी बात और इस मैदानी भाग की कि अधिकांश नदियाँ अपने जो मार्ग को है उसको बदलती रहती हैं, क्योंकि जल प्रवाह होता है और उनके साथ बहुत सारे अवसाद आते हैं। उन अवसादों की वजह से क्या होता है, रास्ते में रुकावट होती, फिर वो अपना रास्ता जो है बदलते रहते हैं, तो अपना मार्ग शिफ्ट कर देती हैं अधिकांश। और उनमें से क्या होता है, एक बड़ी मशहूर नदी है जिसको हम कोसी कहते हैं। ये कोसी नदी, जिसे हम बिहार का सौरव बिहार कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, यानी बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा नुकसान इस नदी के द्वारा होता है, क्योंकि ये नदी हर साल अपना मार्ग बदलती है। इस साल देखेंगे कोई ये नदी एक गांव के दूसरी तरफ से जा रही है, अगले साल देखेंगे तो पता चला उसका कोर्स चेंज होकर गांव के दूसरी तरफ हो गया। तो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी भी बर्बादी होती है इसकी वजह से, और अपार धन जन की भी हानि होती है। वर्तमान में भी बिहार में भी बाढ़ आई हुई है और ये नदी अपना मार्ग जो है परिवर्तित कर रही है, जिससे कई सारे गांव, कई सारे कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमियाँ हैं वो उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए इसको बिहार का दुख कहते हैं। तो अधिकांश नदियाँ जो है वो गंगा के मैदानी भागों की, खासतौर से निचले हिस्से की, वो अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं। इस गंगा के मैदान को दो तरह से विभाजित किया गया है विद्वानों द्वारा। इसको अलग अलग छोटे छोटे डिविजन्स में भी विभाजित किया गया है, जिसमें आपने देखे एक डिवीजन तो यह है अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा, यानी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। अगर हम इसका एक चित्र देखें तो उसमें आपको दिख जाएगा, ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये पूरा गंगा का मैदान, यहाँ से पंजाब का मैदान था, ये राजस्थान का मैदान था, ये पूरा गंगा का मैदान है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनमें से इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। अपर गंगा यानी पंजाब का कुछ हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है वो अपर गंगा के क्षेत्र में आता है। उसके बाद मिडिल गंगा, ये सबसे बड़ा भूभाग है गंगा मैदान का, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा और ये कुछ बिहार का पूरा हिस्सा, ये सारा का सारा एरिया मिडिल गंगा के मैदानी भागों में आता है, जिसमें गंगा, जमुना, दोआब, ये तमाम सारे नदियों का निर्माण के द्वारा निर्मित यहाँ मैदान है। लास्ट में हम देखें, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है पूरा पश्चिमी बंगाल, ये सारा का सारा लोअर गंगा का यानी निचली गंगा का मैदान कहलाता है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है, यानी ब्रह्मपुत्र मैदान, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है ये ब्रह्मपुत्र का है। बाकी ये एरिया यहाँ से लेके ये गंगा मैदान है, जिसको अपर, मिडिल और लोअर गंगा के रूप में विभाजित किया गया है। इसका एक विभाजन और किया गया है, इसको अगर आप मानचित्र में देखें, जो पहले मैंने आपको मानचित्र दिखाया था, ये हमारा गंगा का मैदान, जिसमें हमने अभी देखा कि अपर, मिडिल और लोअर गंगा है। इसी को स्थानीय स्तर पर 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है रोहिलखंड प्लेन, यानी रोहिलखंड का मैदान। ये आमतौर पे वो हिस्सा है जो उबड़ खाबड़ और चट्टानी टाइप का रोहिलखंड वाला हिस्सा। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ अवध प्लेन, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश हिस्सा है, मध्य उत्तर प्रदेश का, वो पूरा पूरा अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इसको कहते हैं अवध का मैदान। और उसके बाद जब हम बिहार में पहुँचते हैं तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है बिहार और झारखंड में। एक तो कहलाता है मिथिला का मैदान और दूसरा कहलाता है मगध का मैदान। तो इस तरह से इसको स्थानीय रूप में भी गंगा मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है, रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। तो इस तरह से गंगा मैदानों का रीजनल डिवीजन स्थानीय स्तर पर फर्दर विद्वानों द्वारा किया गया है। तो ये हमारी बात थी गंगा मैदान के बारे में। और ये गंगा मैदान विश्व के सब, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उपजाऊ मैदानों में से है, सघन कम आबादी वाला है। यहाँ अधिकांश जो फसलें हैं वो इसी मैदानी भाग में उगाई जाती हैं, चाहे वो रबी फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसलें हो। खास तौर से जिसका पूर्वी भाग है, वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से चावल की कृषि
बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत विस्तृत स्तर पर इन मैदानी भागों में की जाती है। जैसे जैसे इस मैदान में हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए फसलों का प्रारूप भी बदलता जाता है। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचते हैं तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के आधार पर गेहूं की विकसित कृषि की जाती है। इस तरह से ये हमारा पूरा गंगा का मैदान है, जिसका डिस्कशन आपसे मैंने शेयर किया। आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी जो ब्रह्मपुत्र का मैदान और बाकी इससे बचे हुए हैं, उनका डिस्कशन हम आपसे कल करेंगे। धन्यवाद।